न्यूज में हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और सबसे पहले बात करें दरभंगा मधुबनी की। जी हां, दरभंगा मधुबनी इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि दरभंगा से कई बार सांसद रह चुके नेता अली अशरफ फातमी ने मधुबनी से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन आज उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी ने मधुबनी के चुनावी रण से बाहर होने की घोषणा कर दी। उन्होंने जिलाधिकारी के समक्ष जाकर अपना नामांकन वापस ले लिया। दरभंगा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने कहा जो उन्होंने 2 शर्त के आधार पर बीएसपी का टिकट लिया था, जिसमें एक शर्त के बारे में उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन दूसरा शर्त उनका ये था जो बसपा सुप्रीमो मायावती उनके चुनाव प्रचार में आएंगी, लेकिन उनको इसकी अनुमति नहीं मिल पाई। ये एक कारण उन्होंने बताया। दूसरा कारण उन्होंने ये बताया जो अल्पसंख्यक नेताओं के कहने पर उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं जो मोहम्मद अली अशरफ फातमी जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन करने जा रहे हैं। इसके बारे में अगले 2 दिन में उन्होंने कहा जो मैं विचार करके घोषणा करूंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा से हमारे दोस्त रहे हैं, हमारे पथदर्शक रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं। 1991 में जब मैं राजनीति में आया तो उन्होंने मुझे काफ़ी मदद की। कई बार लालू जी से तफरका हुआ, उस समय भी नीतीश कुमार ने ही बीच बचाव करके फिर सब कुछ ठीक करवाया था। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो मोहम्मद अली अशरफ फातमी जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं। वैसे अपने संबोधन में मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने कहा जो बिहार में सबसे ज्यादा लहर एनडीए की चल रही है और पूरे भारत में सबसे ज्यादा एनडीए की लहर बिहार में ही देखी जा रही है, मतलब साफ है। हालांकि उन्होंने अपने संबोधन में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव पर फिर से तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा जो तेजस्वी यादव की जितनी उम्र है उतना समय हमने राजनीति में बिता दिया है। मैंने बहुत स्पष्ट रूप से उनके जो यहाँ के इंचार्ज हैं बिहार के, उनसे मैंने कहा था कि मेरी 2 शर्तें हैं। एक शर्त मैं बताऊंगा नहीं, एक शर्त के बहन मायावती जी का कार्यक्रम लगे मधुबनी में, वो आज तक वो हमें नहीं कंफर्म कर पाए कि उनका प्रोग्राम लगेगा या नहीं। उसकी वजह उन्होंने बताया कि बहन मायावती जी का कार्यक्रम 1 महीने तक का तय है और वो चूंकि सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होती है तो उसको रीरूट करना हमारे लिए मुश्किल है। तो बातचीत चल रही है, तो बातचीत पे हम डिपेंड नहीं कर सकते। हम बहुजन समाज पार्टी से खड़े हुए तो हमें वहाँ पे बहुत सारे लोग जाएंगे, बीजेपी के भी जाएंगे, आरजेडी की भी जाएंगे, रालोसपा के जाएंगे, हम के जाएंगे, बहुत जो गठबंधन है वीआईपी के लीडर जाएंगे, राजद के जाएंगे। तो हमारा भी तो लीडर चाहिए था, तो वो कंफर्म नहीं कर पाए आज तक। इसीलिए मैंने कहा कि ये सामूहिक फैसला सारी चीजों को सामने रख के किया गया। अगर बहुजन समाज पार्टी में बने रहेंगे ना, ये मेरा सवाल है। नहीं, बहुजन समाज पार्टी तो एक तरह से समझो इलेक्शन लड़ने के लिए मैंने संबल लिया था। ये एक बीच का ट्रांजिशन मैनेजमेंट था, वो मैंने किया। अगर जीत जाता तो उन्हीं के साथ रहता, इलेक्शन इवन लड़ लिया होता तो उन्हीं के साथ रहता। लेकिन अब तो परिस्थिति अलग है, मैं लड़ा ही नहीं चुनाव, मैंने तो वापस ले लिया अपना नॉमिनेशन। प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा देंगे क्या? प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देंगे क्या, हटेंगे क्या बहुजन समाज पार्टी से? वो तो समझो अलग हो गए ना यार, उसमें कौन सा प्रॉब्लम। तो आप किस पार्टी में हैं, आप बने रहिएगा? मैं अभी किसी पार्टी में नहीं हूँ, बहुत स्पष्ट तरीके से बताना चाहता हूँ आपको। मैं मुख्य रूप से राष्ट्रीय जनता दल में था, मुझे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, मैं नहीं हटा था। आपको याद होगा बहादुरपुर में बरुआर घाट में आए थे तेजस्वी जी, उन्होंने ऐलान किया और कहा कि उनको 6 साल के लिए हटाने की बात की। और ये कोई ठेका थोड़ी है कि सब एक ही आदमी को बार बार टिकट दिया जाए। जो टिप्पणी उनको नहीं करनी चाहिए थी वो किया। मैंने नेक्स्ट डे ऐलान कर दिया था कि हम राष्ट्रीय जनता दल में नहीं हैं, ना आगे आने वाले दिनों में होंगे। बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपसे बता देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल से हमारा कोई लेना देना नहीं। सर, आप मुस्लिम के बड़े लीडर हैं, मुझे ये बताइए कि
सपोर्ट तो किसी का जरूर कीजिएगा। देखिए उसके लिए भी मैं बता रहा हूँ, वली रहमानी साहब हैं हमारे जो कायद हैं, और हमारी कोर कमेटी है हर असेंबली हल्के की। मैं सबकी मीटिंग बुला रहा हूँ, एक एक लोगों की, और कोर कमेटी की मीटिंग करके किसी नतीजे पहुँचूंगा। अभी तक मेरा कोई फैसला नहीं है मैं किसकी मदद करूँ। अभी तो आपने बताया कि फीका जदयू को आप ज्वाइन कर रहे हैं, जदयू ज्वाइन कर रहे हैं, विरोध करेंगे तो जदयू ज्वाइन कर रहे हैं। देखो एक ऐसी बात है, आप समझ लो, जदयू ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, लोजपा ज्वाइन कर रहे हैं, ये बाहर की बात होगी। मेरे दिल की बात ये है कि अब जो मुझे इज्जत देगा, सम्मान देगा, जगह देगा, पोजीशन देगा, अली अशरफ फातमी वही जाएगा। माना है और बार बार जिताया। और आप मेरे रोकने से अगर रुक जाए एनडीए बिहार के अंदर तो मैं रोक दूं। मैं समझता हूं कि बिहार ही एक राज्य ऐसा है पूरे देश में जहां एनडीए सबसे ज्यादा मजबूत है, और ये मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। हो गया। नीतीश कुमार हमारे 89 कहाँ से मोबाइल लेके जा रहे हैं? तो हमारे प्रमोटर रहे, उनके क्या साथ कर रहे हैं? मैंने बहुत काम किया। लेकिन मैं आपसे बता दूं, हर आदमी, आप पत्रकार हैं तो आपकी भी कोई, आपका भी कोई ओहदा है ना, आपकी कोई जगह है। लेट अस सी कि कौन हमें बुलाता है, कौन मुझे इज्जत देता है, कौन हमें जगह देता है, कौन हमसे प्यार करता है। माई डोर इज ओपन फॉर एवरी सेकुलर पार्टी। आरजेडी भी है, तो बंद हो गई दुकान। जुमला या उससे कठोर जुमला लालू प्रसाद जी बोले होते, उससे और बहुत ज्यादा तो मुझे सदमा नहीं होता, इसलिए कि ही इज एल्डरली फिगर, फादरली फिगर, बिग ब्रदर, और उनकी तो बहुत बातें हम लोग सुनते रहे और सुनेंगे बड़े हमसे। लेकिन एक नौजवान जिसकी जितनी उम्र है उससे ज्यादा हमारी पार्टी के अंदर, जनता दल और आरजेडी के अंदर हमारा काम है। मैं 30 साल से जनता दल और आरजेडी में हूँ। मैं आरजेडी के जब आरजेडी उसके बनाने वालों में हूँ, हमारी भी उसके अंदर योगदान है। और उसको वो फरमा रहे हैं कि 6 साल की बात कर रहे हैं और ठेके की बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि लालू जी अगर इससे कठोर जुमला भी इस्तेमाल करते तो हमको कोई आपत्ति नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन क्या वजह है कि इतने कम उम्र, जल्दीबाजी क्या थी, और उनको क्या अधिकार था मेरे खिलाफ बोलने का? अगर हमारे खिलाफ कोई बोलता था लालू जी बोल सकते थे, क्योंकि वो अध्यक्ष थे पार्टी के। हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी में थे, हम नेशनल काउंसिल में थे, हम पार्लियामेंट्री बोर्ड में थे, हम स्टार प्रचारक में थे। हम उनके अंडर में आते ही नहीं। वो तो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के विपक्ष के नेता हैं। हम तो लालू यादव जी के अंडर में आते हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और अगर आप कभी भी जिंदगी में मुझसे लालू जी के खिलाफ बुलवाइएगा, मैं नहीं बोलूंगा, इसलिए आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट। और आपने देखा होगा, आपने नीतीश जी के बारे में बहुत कुछ पूछा होगा, बहुत जमाने से मैंने कभी भी एक लफ्ज उनके खिलाफ नहीं बोला होगा, इसलिए कि मैं जानता हूं कि जब 89 में मैं नौकरी छोड़ करके सऊदी अरब से आया था तो नीतीश कुमार जी सबसे बड़े हमारे प्रमोटर थे। आप लोगों को नहीं मालूम होगा, हम अपनी गाड़ी, मैं ड्राइवर रहता था, नीतीश कुमार जी हमारे बराबर में बैठते थे, विजय कृष्ण जी उनके बराबर में बैठते थे, और हम लोग साथ गोपालगंज, सीवान, उनके घर की तरफ हम लोग ड्राइव करके उनको लेके जाने वालों में। आपने तो कहा ना सिक्योरिटी होती थी ना कुछ होता था। और मुझे 91 में अगर टिकट मिला तो उसमें उनका भी योगदान था, रंजन यादव जी का भी योगदान था। उस वक्त सब एक ग्रुप था, लालू यादव, रंजन यादव, नीतीश कुमार जी। तो नीतीश कुमार जी का सबसे ज्यादा हमें समर्थन इसलिए होता था कि वो भी इंजीनियर थे, मैं भी इंजीनियर था। वो जानते थे कि मैं स्ट्रगल से आया हूँ। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ, कैबिनेट मेंबर भी रहा हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज यूनियन में भी रहा हूँ,
जेल भी गया हूँ, आंदोलन में रहा हूँ, 74 के आंदोलन में रहा हूँ एमयू के अंदर, अलीगढ़ के अंदर, तो वो सब चीज जानते थे, इसलिए हमें वो तरजीह देते थे और अब्दुल बारी सिद्दीकी के ऊपर तरजीह देते थे वो, जबकि वो पुरानी सहयोगी थे। तो इसलिए नीतीश कुमार जी हमारे बड़े भाई की तरह हैं, मैं उनका पूरा रिस्पेक्ट करता हूं। और कभी भी आपने इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ होगा, आपने बहुत पूछा होगा, मैंने नीतीश कुमार जी के बारे में कभी कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जिसके लिए मुझे शर्मिंदा होगा। व्यक्तिगत नीतीश कुमार के अंदर मैंने कोई भी खराबी ऑन रिकॉर्ड, मैंने लाइव में कभी एक लफ्ज, क्योंकि मेरे ऊपर जो एहसान करता है मैं उसको कभी भूलता नहीं हूँ। नीतीश कुमार जी का मेरे ऊपर एहसान था। एक आध दफा कोई डिफरेंसेस भी हुए लालू जी से, तो नीतीश कुमार जी थे जिन्होंने निगोशिएट करा के मामले को सेटल कराया। जब हम और नीतीश कुमार एक साथ लोकसभा में होते थे, इसलिए नीतीश कुमार जी से पर्सनल मेरा कोई डिफरेंसेस नहीं है। पॉलिटिकली मैं राजद में था, राजद के सारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाता था। राजद का अगर पॉलिटिकल फैसला था कि ये फला बिहार में गलत हो रहा है तो मेरा बोलना अनिवार्य था, मैं बोलूंगा। लेकिन कभी भी आपसे मैं बता देना चाहूँ, प्राइवेटली या पब्लिकली या फिर मीडिया के सामने, मैंने नीतीश कुमार जी के बारे में कभी भी गंदा लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी ने केंद्र सरकार और झारखंड सरकार पर तीखा हमला किया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा, जो आजादी के बाद पहली बार तानाशाही सरकार सामने आई है, लालू यादव से मिलने नहीं दिया जा रहा है। शनिवार को तेजस्वी यादव लालू यादव से मिलने गए थे, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया। वार्ड के बाहर चुनाव आयोग का एक चिट्ठी लगा दिया गया है, जिसमें अगले 7 दिन तक लालू यादव से किसी की भी मुलाकात नहीं होने की बात लिखी हुई है। खुद राबड़ी देवी को भी लालू यादव से मिलने नहीं दिया गया। इस बात को लेकर वो काफी खफा हैं। तेजस्वी गया था शनिवार को मिलना, तो उसे भी, बेटा से भी नहीं मिलने दिया गया। और जो भी तानाशाह सरकार वहाँ हुई है, जब हफ्ता में 3 आदमी को मिलने दिया जा रहा है, वो भी आज शनिवार को बंद किया गया, नहीं किसी से मिलने दिया गया। और लालू जी का कुछ होता है तो सड़क पर लोग उतर जाएगा, बिहार की जनता सड़क पर उतरेगी, झारखंड के गरीब आम जनता सड़क पर उतरेगी। अगर जहर दे के मरना है तो मार दे सरकार, भारत सरकार मिल के, राज्य सरकार मिल के, बिहार सरकार मिल के, जो भी करना है कर दे। सभी आदमी को सामने खड़ा करा कर लालू पलवार को ख़त्म कर दे। हम यही चाहते हैं कि ख़त्म कर दो, बाकी तानाशाह नहीं चलेगा। ऐसा तानाशाह आज़ादी के बाद ऐसा सरकार कभी नहीं बना है। तानाशाह में ये सरकार है, भारत सरकार है, तानाशाह में है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दरभंगा से भाजपा उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर के समर्थन में मऊ बेहट में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मऊ बेहट में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान बिहार के पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव भी मंच पर मौजूद थे। नितिन गडकरी ने गोपाल जी ठाकुर को भारी मतों से जीत दिलाने की अपील जनता से की। देश की सत्ता आदरणीय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों में सौंपा, और उस नरेंद्र भाई मोदी ने अपने 5 वर्षों में उन्होंने आपको मान दिया। थपड़ी बजाकर हम सब स्वागत करी, अभिनंदन करी। हमर सबके प्रत्याशी आदरणीय गोपाल जी ठाकुर द्वारा उनका पाग चादर माला द सम्मानित कल जा रहा है। हमरा ई सम्मान के जयराम चौधरी जी, लक्ष्मण झा जी, बात नहीं है जे परम आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी जे हमरा एकदम से चुनाव लड़ोलन और आशीर्वाद दे के वास्ते ग्रामीण विधानसभा में वो बेहद गाँव आबिके और आशीर्वाद और अहाँ लोग के संबोधन करे के वास्ते अल तमाम कते पाछा में लोग छी, हमर आग्रह मान और आगा चल आबी और दोनों साइड के लोग आगा में चल आबी। बंधुगण, ई मिथिला के धरती थी और आदरणीय गडकरी जी का अटल जी भपटियाही में महासेतु डले तो गडकरी जी कहले कि मिथिला के विकास के लिए हमको आपको जो आवश्यकता हो, जितना 1000 करोड़ रुपया आपको चाहिए, सिर्फ आप काम ला करके दीजिए और मिथिला
नितिन गडकरी जी एटम के मिथिला के प्रति अनेकों बार और बिहार में 50,000 करोड़ रुपया दलन है। बिहार से इनका अलग से प्रेम चैन, अतिरिक्त प्रेम चैन और मिथिला तैमान अहम मिथिला से प्रेम रखे वाला हमारे नेता आदरणीय गडकरी जी का हम बहुत बहुत अभिनंदन करो और एक बेर पुनः स्वागत करी थपड़ी बजा कर 4 लेन सड़क बनाने की स्वीकृति माननीय गडकरी जी देने का काम किया। यहाँ के लोगों की बड़ी कठिनाई होती है, जब पटना से आते हैं तो अभी तो 4 लेन बन गया, अटल जी ने बना दिया, एक सड़क अटल जी ने बना दिया स्पेस कॉरिडोर, आराम से हम आ जाते हैं। लेकिन अगर किसी को आना पड़ता है समस्तीपुर होके तो 2 लेन सड़क मैंने बनाया था बिहार सरकार के पैसे से, लेकिन लोग कह रहे थे कि 2 लेन से काम नहीं चलता है। तो गडकरी जी ने इस बात को सुन लिया है आपकी आवाज को और समस्तीपुर से दरभंगा 4 लेन बनाने की स्वीकृति माननीय गडकरी जी ने दे देने का काम किया। और मैंने बहुत लोगों को देखा, मैं खुद भी 6 बार से विधायक हूं, 10 साल मंत्री रहा हूं, 2.5 साल नेता प्रतिपक्ष रहा हूं, लेकिन चुनाव हारने के बाद भी अपने क्षेत्र के विकास के लिए अपने बड़े भाई से लड़ने की ताकत अगर किसी में देखी है मैंने गोपाल जी ठाकुर को देखी। आप सौभाग्यशाली है कि एनडीए ने गोपाल जी ठाकुर को यहाँ से उम्मीदवार बना के भेजा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ गोपाल जी ठाकुर को विजयी बनाकर भेजेंगे तो विकास का काम तो होगा ही होगा, लेकिन भारत की रक्षा के सवाल पे, देश की सुरक्षा के सवाल पे एक मजबूत प्रधानमंत्री देश को बनाने का आप करिएगा ना, अरे करिएगा ना, कमल वाला बटन दबाइएगा ना, मोदी जी को प्रधानमंत्री में से बनाइएगा ना, नीतीश जी का साथ दीजिएगा ना, रामविलास जी का साथ दीजिएगा ना। एक बार गडकरी जी को तालीम जाकर बता दो दीजिए भाई। गडकरी जी के कान में तो आवाज पहुंच गई भाई मेरे क्या आप इनको जिताने वाले, लेकिन हम लोग के नेता तो नीतीश जी भी हैं, रामविलास जी भी हेलीकॉप्टर से कहां घूम रहे हैं, उन तक भी आवाज जानी चाहिए ना। मैं जानता हूं कि आपकी बाजू में ताकत है कि उन तक भी आवाज पहुंचाने का काम कर, लेकिन भाई प्रधानमंत्री तो मोदी जी को बनाना है और मोदी जी अभी तो कहीं होंगे, किसी दूसरे राज्य में सभा कर रहे होंगे। मैं जानता हूं दरभंगा ग्रामीण के बाजू में ताकत है कि मोदी जी देश के किसी कोने में होंगे तो ताली के गड़गड़ाहट पहुंचाने का काम। भाइयों, आपने मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहां से एनडीए के हमारे उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर को विजयी बनाने का संकल्प लिया है, कमल का बटन दबाने का निर्णय आपने लिया है, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मां गंगा जो हमारी आस्था, इतिहास, संस्कृति, विरासत की प्रतीक है, उसको भी अविरल और निर्मल करने की जिम्मेदारी मेरे विभाग पर है। आपके यहाँ जो किसानों के लिए सिंचाई के लिए पानी चाहिए, वो वाटर रिसोर्सेस विभाग का भी मंत्री मैं हूं और इसके साथ साथ गंगा के साथ साथ जैसे रोड बने हैं वैसे हमारे सरकार ने 20,000 किलोमीटर के जलमार्ग वाटरवेज बनाने का निर्णय किया है और वो भी काम मेरे पास है। बहनों और भाइयों, भारत सरकार में मेरे विभाग की ओर से बिहार के लिए मैं 2 लाख करोड़ रुपए के कामों को मंजूरी दे चुका हूं। आज पुल बन रहे हैं, कभी बने? आज इतने बड़े बड़े सीमेंट कंक्रीट के रोड बन रहे हैं, इसके पहले कभी बने? बहनों और भाइयों, ये सब विकास का काम हो रहा है, इसका श्रेय मुझे नहीं है, नंद किशोर जी को नहीं है, सुशील मोदी जी को नहीं है, गोपाल जी को नहीं है, नीतीश कुमार जी को नहीं है, नरेंद्र मोदी जी को नहीं है। इस काम का श्रेय अगर किसी को है तो मेरे सामने बैठी हुई भारत की जनता को है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के सांसद को चुनकर नहीं देते, एनडीए के सांसद को चुनकर नहीं देते, तो मैं मंत्री कहां से बनता? और मैं अगर मोदी जी प्रधानमंत्री कहां से बनते? और मोदी जी अगर प्रधानमंत्री नहीं बनते तो मैं मंत्री कहां से बनता?
और अगर मैं मंत्री नहीं बनता तो काम कहां से होते? ये पूरे नेता बोलते हैं पैसे की कमी है। मैं कभी नहीं कहता पैसे की कमी है। आप शायद कभी मुंबई आए होंगे तो मुंबई में मैंने 55 उड़ान पुल बनाए। आप जो समुद्र में जाते हो, एक वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट है, इस देश का सबसे बड़ा ब्रिज है, वो भी बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया जहाँ 120 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी दौड़ती है। और ये सब काम सरकारी पैसे से नहीं हुए, ये जनता के पैसे से हुए। वो काम करने की पूरी एक्सपर्टाइज मेरे पास है, कोई पैसे की कमी नहीं है। इस देश में पैसे की कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है। इस देश में अगर कमी है तो सही नेतृत्व की कमी थी। इस देश में अगर कमी थी तो सही नीतियों की कमी थी। पर आपने मोदी जी को चुनकर दिया, एनडीए की सरकार को लाया, सही नीति, सही नेतृत्व। मैं बहुत बार कहता हूं कि अंग्रेजी में कहावत है कि यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। आप आंखें दान कर सकते हो पर विकास की दृष्टि दान नहीं कर सकते। मोदी जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में हमने हिंदुस्तान की तस्वीर को बदलने का कृत संकल्प किया है। मैं जब मंत्री बना तो 2 किलोमीटर पर डे रोड बनते थे, अब 34 किलोमीटर पर डे बन रहे हैं। मैं दिल्ली और मुंबई के बीच में इस देश का नहीं तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा 12 लेन सीमेंट कंक्रीट का एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूं, जिसका 60% काम शुरू हो गया है। मधुबनी से बीजेपी प्रत्याशी अशोक यादव के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे फिल्म अभिनेता और दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और अभिनेता मनोज तिवारी मधुबनी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अशोक यादव के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने महागठबंधन पर भी तीखा प्रहार किया। भैलवा, और मेरे लिए ये और भी खुशी की बात है कि आज जाले विधानसभा में मैं पहली बार अपने देश के एक ऐसे नेता जो भारत की संसद के सुपरस्टार हैं, मुझे नहीं पता है कि मैं आप लोगों को कैसे समझाऊंगा कि मैं क्यों आया, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि हमसे ज्यादा समझदार आप लोग हैं जो भी यहां से तम्बू उखाड़ के हटा दिए। हमसे ज्यादा समझदार वहां खड़ा एक मेरा भाई है, वहां खड़ी एक मेरी बहन है, मेरी बिटिया समान छोटी छोटी बच्चियां हैं, मंच पे बैठे हुए एनडीए के सभी सिपाहीगण हैं, और जो तालाब के किनारे वहां बैठे हैं बाईं तरफ सब लोग, ये सब लोगों की सोच पे मुझे भरोसा है। आप अच्छा सोचते हैं, आपके अच्छा सोचने का ही नतीजा है कि इस देश के एक मधुबनी के सांसद को सर्वोच्च सांसद का पुरस्कार दिया जाता है। ये सर्वोच्च सांसद का पुरस्कार दिया गया। जिस संसद में नरेंद्र मोदी जी भी सांसद है, वहां सर्वोत्तम सांसद का पुरस्कार, आपको पता है कि नहीं पता है? देखो, सबको पता नहीं है। यही कहते हैं ना कि दिए तले अंधेरा। अभी थोड़ी देर पहले बाबूजी ने बोला, हम इनके साथ मॉरिशस गए थे, मेडागास्कर गए थे, बहुत जगह गए, और जहां ये बोले लागे लान तो फिर कोई अंग्रेजियों समझत होई, ओकरो लगे लागेला कि ये भारत का बेटा कुछ न कुछ ऐसा बोल रहा है जो गरीबों के जीवन को उठाने वाला है, जो शोषित पीड़ित
वंचित लोगों को उठाने वाला है। इसलिए मैं आपको ये बता सकता हूं, आप इस बात पे हमको आपको गर्व होना चाहिए कि बिहार के मधुबनी लोकसभा के हुकुमदेव नारायण यादव जी इस बार संसद में सर्वोच्च सांसद का पुरस्कार पाए, सर्वोच्च सांसद। और पुरस्कार देने वाले कौन थे? देश के महामहिम राष्ट्रपति जी थे, लोकसभा अध्यक्षा थी, प्रधानमंत्री जी सामने कुर्सी पे बैठे थे। इसलिए मैं उस जगह पे आया हूं, ये मेरा सौभाग्य है। आप लोग अच्छा से जाना तनिया कि मनोजवा काहे खातिर आई, सबको पता है मनोज तिवारी क्यों आया है। और मेरा जाले से, मधुबनी से, मैथिली से ये संबंध है कि आज मैं आपके सामने खड़ा होने लायक बना हूं तो मैंने अपने जीवन की शुरुआत एक मैथिली गाना गा करके किया। भाई आप लोगों ने मेरे कई गाने सुने होंगे, मेरी फिल्म देखी होगी ससुरा बड़ा पैसे वाला, बंधन टूटे ना, सब देखा होगा, देहाती बाबू। लेकिन मैंने जीवन में सबसे पहले क्या गाया जो मैं इतना बड़ा स्टार हो गया? मैंने गाया था, दुल्हन गा के सुनाऊं ताकि आपको विश्वास हो जाए वही मनोज तिवारी है। मैंने सबसे पहले गीत गाया था, कखन हरब दुख मोर है भोलानाथ, कखन हरब दुख मोर। उसमें एक लाइन है जो बिहार के लोगों का दर्द विद्यापति जी ने लिखा है, दुख ही जन्म भेल दुख ही गमाओल, सुख सपने हूँ नहीं भेल हे भोलानाथ, कखन हरब दुख मोर है भोलानाथ, कखन हरब दुख मोर। सब लोग सुनते रहे, किसी ने इसको समझा नहीं। लेकिन हुकुमदेव नारायण यादव जी ने एक व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनने में मदद करी। उस नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस क्षेत्र का दुख मैं दूर करूंगा, गांव गांव टॉयलेट मैं बनाऊंगा, घर घर गैस कनेक्शन हम देंगे, हर किसान को 6,000 रुपया हम देंगे, गांव गांव बिजली हम देंगे। कोई हमारी बहन जब उसको बच्चा होने वाला होगा तो उसके लिए, उसके खान पान के लिए कितना पैसा मिलता है? 6,000 रुपया हम देंगे। इसके पहले भी तो सरकारें बनती थी ना भैया, इसके पहले भी तो प्रधानमंत्री होते थे ना भैया। लेकिन किसी को क्यों नहीं समझ में आया कि ये सब जनता के लिए करना चाहिए? अब जब हमारे देश का उदय हो चुका है, अब तो किसानों को पेंशन की भी घोषणा कर दी। आप गांव में किसानी करिए, आप भले सरकारी नौकर नहीं है, लेकिन आपको किसान है तो 60 साल के बाद आपको पेंशन दिया जाएगा। ये भी भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा कर दिया। और आप भी तो किसानों को ही नहीं, अगर आपकी जाले में कोई दुकान है, कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जिनकी दुकान है, अपनी दुकान चलाते हैं? कोई होगा हाथ उठा के बताए। आप लोगों की दुकान है, इनकी दुकान है, वहां हाथ उठा रहे, वहां हाथ उठा रहे। आपकी दुकान है ना? तो जिसकी दुकान है उसको भी 60 साल के बाद अब पेंशन दिया जाएगा, ऐसा हमारे नरेंद्र मोदी ने सबको कह दिया है। 60 साल के बाद पेंशन दुकानदार को, व्यापारी को। मेरे यहाँ पे दिल्ली से विजय भाई आए हुए हैं, वो किसान मोर्चा के पदाधिकारी हैं, मैं उसी दिल्ली का अध्यक्ष हूँ।
हमारे लिए तो भैया आपने बहुत अच्छा कर दिया था। जो मनोजवा तो हीरो बन गए ले। हम घामा में निकल रहे थे तो 3 आदमी छाता उड़ाते थे बाबूजी कि हीरोवा करिया ना हो जाए। ऐसा होता था कि नहीं? मैं तो हीरो बन गया था। अरे आवे के परिए भैया, आवे के परिए भैया, आवे के पड़ी अपने देशवा के चोरवन से बचावे के पड़ी। अरे जतिया धर्मवा में बटिया जानी भाई हो। बात यही, इतनी प्रार्थना कि जतिया धर्मवा में बटिया जानी भाई हो। अरे भारत सजावे खातिर मोदी बाड़े आयल हो, मोदी बाड़े आयल। अरे बतावे के परी हो, बतावे के परी हो। अरे बतावे के परी हो दीदी, बतावे के परी। भारत के दुश्मन के औकतिया बतावे के पड़ी। वो सामान हो गया, कंपनी में बना दिया। मतलब हर लोग की चिंता ये आदमी करता है। ये आदमी, ये पार्टी चिंता सबकी करता है मित्रों। अब बात रहा केवल हिंदू हिंदू हिंदू, तो हिंदू में ही पहला है। ही मतलब कि हित की चिंता करने वाला। नौ मतलब क्या? आधानो न्याय करने वाला। और दू मतलब क्या? दूरदर्शी आदमी जो हो। तो जो व्यक्ति सबका हित चाहता हो, सबका न्याय चाहता हो और सबके लिए, देश के लिए दूरदर्शी की वाली बात सोचता हो, करता हो, जो कोई हिंदू है। हिंदू केवल वह नहीं है जो बड़का टीका लगाया हुआ है। हिंदू केवल वह नहीं है जो पीला और गेरुआ कलश रखे हुआ है। हिंदू हर व्यक्ति है जो सबका हित करना जानता है। हिंदू हर व्यक्ति है जो सबका न्याय करना जानता है मित्रों। हिंदू हर व्यक्ति है जो देश समाज की दूरदृष्टि रखता है मित्रों। वाला तो हंसबे कर कैसे बनिया लालटेन ही नहीं था। आरजेडीओ वाला वोट देते। आई 4 विधानसभा के मधुबनी में बैसार चलैया। वो 4 विधानसभा के सब मिलकर टारगेट तय कर लेने कि बेर 5 लाख से ऊपर वोट लेना है। 5 लाख से ऊपर। वह संदेश लगा हम लोगों की यही जाले और केवटी विधानसभा सिंहवाड़ा के समान जो मधुबनी से लोग 5 लाख के लक्ष्य प्राप्त कर लेना कह सके। 2009 में हमारा 1,61,000 वोट डाल रहा, तब 9,000 वोट से जीतल रही। और 2014 में 3,58,000 वोट, वैसे दुगुना वोट आज 21,000 वोट से जीत ली। 99 में 1999 में यही लोकसभा से 3,28,000 वोट डाल रहा है, तो 76,000 वोट से जीतल रही। आप सबके सामने 3 रिकॉर्ड है। ये 3,58,000 जीत के 76,000। ऐसे नौजवान सबके पुरुषार्थ के चुनौती है। उठो जवानों, उठो। आप सबके चुनौती है। जहां 3,58,000 के रिकॉर्ड के तोड़ का 5 लाख पर पहुंचा और 76,000 वोट से जो जीतल रही, तकरा 3 लाख वोट से जीत के लक्ष्य के पहुंचा। कहां पहुंचा सके छी? 65% जवान आ 35% हमरा सनपुर। कते संख्या है? नरेंद्र मोदी बार बार कहते हिंदुस्तान में 65% जवान है। लेकिन मतलब 35% बुढ़वा है और 65% जवान है। तो उनको भी अपनी जवानी की ताव को दिखाना है इस बार।
और देखना है इस बार। कहावत है, जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है, तलवार की धारों पर चलकर इतिहास नया बनता है। आओ सब जवान उठो, जाति का बंधन तोड़ दो, दल का दलदल छोड़ दो, सबसे नाता तोड़ लो, भारत माता से नाता जोड़ लो। भारत माता पुकार रही है किसको? बुरबा सबके। खेल का मतलब है भाइयों राहुल खेल। पूरा देश में घूम रहा है मित्रों। इस देश में जब एक गरीबनी का बेटा, एक मजदूरनी का बेटा, एक दूसरे के घर में बर्तन मजने वाली का बेटा, एक चाय बेचने वाले का बेटा जब इस देश का प्रधानमंत्री बना तो इस देश के एक गरीबों की चिंता करते हुए इस देश के 33 करोड़ गरीबों के घर में बैंक खाता खुलवाने का काम किया। इस देश के 6 करोड़ गरीब माताओं को गैस का चूल्हा देने का काम किया। इस देश में 9 करोड़ 67 लाख परिवार में शौचालय बनवाने का काम किया। इस देश के 1 करोड़ 25 लाख गरीब आदमी को पक्का मकान देने का काम किया और उसने वादा किया है कि पुनः आऊंगा और 2022 तक इस देश का कोई भी झोपड़ी, हर झोपड़ी को पक्के मकान में तब्दील कर दूंगा। लालू जी का जहां घर है उसी के बगल में मैं प्रचार कर रहा था, मैंने देखा एक ट्रांसफार्मर जमीन पर गिरा हुआ था, उसमें भैंस बांध करके एक व्यक्ति दूध दूह रहा था। मैंने उससे पूछा, भाई साहब ये ट्रांसफार्मर तो ऊपर हुआ करता है, ये नीचे कैसे आ गया? उन्होंने कहा 15 साल पहले ट्रांसफार्मर ऊपर था, इससे बल्ब जलता था, पंखा चलता था। जब से बिहार में लालू जी आए ये ट्रांसफार्मर नीचे आ गया। मेरी भैंस बहुत बदमाश है, खूंटा डालते हैं उसमें बांधते हैं, खूंटा उखाड़ के भाग जाती है। मैंने सोचा इस ट्रांसफार्मर में बांध देंगे, भैंस भागेगी नहीं, इसीलिए इस ट्रांसफार्मर में मैंने भैंस बांधा हुआ है। और मित्रों आपको जान के आश्चर्य होगा, मैंने कहा भाई बिजली का ट्रांसफार्मर तो बल्ब जलाता है, पंखा चलाता है, एसी चलाता है, कूलर चलाता है। मैंने उससे पूछा ये लालू जी का ट्रांसफार्मर है, क्या देता है? कहा लालू जी का ट्रांसफार्मर भैंस का दूध देता है और इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मित्रों आज क्या स्थिति है, जब से नरेंद्र मोदी आए हैं हमारे घर में, हमारे गांव में कहीं कहीं बिजली हुआ करता था। आज जो हमारे भाई मोबाइल से मनोज तिवारी जी की सुंदर तस्वीर अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं, इस मोबाइल को भी चार्ज करने के लिए हमको लगता है बड़े बड़े बाजार में, बड़े बड़े दुकान में जाना पड़ता था। और आज तो आपके घर में, आपके झोपड़ी में नरेंद्र मोदी ने बिजली पहुंचाई है और नरेंद्र मोदी का भाषण भी अब लगातार सुन रहे हैं। ये मोदी जी का करिश्मा है, आपके घर में बिजली पहुंचा दिया, आपके खेत में बिजली पहुंचने वाली है, ये मोदी जी ने करिश्मा करके दिखाया है मित्रों। और मित्रों मैं तो ये कहूंगा कि इस बार का चुनाव यहाँ हुकुमदेव नारायण यादव जी आपके लंबे समय तक आपके चहेते नेता रहे हैं। सदन में जब खड़ा होकर हुकुमदेव जी बोलते हैं पूरा हिंदुस्तान सुनता है। और नरेंद्र मोदी जी ने आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए, भारत की सरकार ने आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए माननीय हुकुमदेव जी को पद्म विभूषण से नवाजा है। एक हुकुमदेव जी हैं जो पद्म विभूषण लेकर के भी आपके सामने खड़े हैं और आपको आप इसके लिए आमंत्रण दे रहे हैं। मोदी जी के लिए आप इस अशोक यादव को जिता करके दिल्ली भेजिए। एक दूसरा बिहार का नेता है जो रांची के होटवार जेल में बैठ करके अपने परिवार को बढ़ाने के लिए ट्वीट करते रहता है। और एक दूसरी पार्टी है कांग्रेस पार्टी जो यहाँ नाव पे सवार होकर के आई है। और हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार नदी में जहाज चलाना चाहती है। ये सभी कांग्रेस और राजद और बाकी जितने भी इनके दल हैं वो सब एक टूटी फूटी नाव में सवार होकर के और राजनीतिक यात्रा पर निकले हैं। और आज से नहीं, हम 1995 से केवटी विधानसभा का चुनाव लड़ते रहे हैं। लगभग 25 से 26 वर्षों से हम आप लोगों के बीच में रहे हैं और आप लोगों का सेवा करते रहे बंधु। जब हम विधायक बने आप लोगों का आशीर्वाद से, जब हम विधायक बने तो आप लोगों के बीच में काम आप लोग देखते होंगे। मैं बताना चाहता हूं कि सिंहवाड़ा का पुल में चचरी था, चचरी भी नहीं बनता था। हम विधायक बनने के बाद सबसे पहले सिंहवाड़ा में पुल का निर्माण हुआ बंधुओं। जो कोरा छिलकोरा में जो नदी में पुल नहीं था, जो सोचता नहीं था, छिलकोरा में भी पुल बना। तो मेरे
बड़ा में पुल बना, सिमरी से रखना जाते होंगे तो उस नदी में भी अगर पुल बना तो मेरे कार्यकाल में ही पुल बना बंधुओं। और सबसे आश्चर्य की बात है भाइयों एवं बहनों कि जब बड़े मेदिनीपुर में जो पुल बना था 1 साल के अंदर वो पुल ध्वस्त हो गया, लेकिन मेरे विधायक कार्यकाल में इतना लंबा पुल बना बंधुओं जो आप लोगों के सामने है। बंधु मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हम जब आपके बीच में 25-26 वर्षों से रहे हैं, एक भाई की तरह रहे हैं, मैं जब भी आपका विधायक आपके बीच में रहे तो हम आपका नेता बन के नहीं रहे, आपका सेवक, आपका बेटा और आपका भाई बन के रहे। बंधु मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम क्षेत्र में घूमते हैं लोगों में नरेंद्र मोदी के प्रति इतना उत्साह है, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अशोक यादव नरेंद्र मोदी जी का भेजा हुआ एक सिपाही है और आदरणीय नीतीश कुमार रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद प्राप्त है, बिहार में डबल इंजन की सरकार है। मैं कहना चाहता हूं कि देश की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश के विकास के लिए अशोक यादव नहीं नरेंद्र मोदी जी को हाथ मजबूत करने के लिए इस सिपाही को दिल्ली भेजिए। बंधु अंत में मैं कहना चाहता हूं बंधुओं कि अगर हमको मौका मिलता है तो ज्यादा हम आपसे वादा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता है कि मधुबनी में जो छूटे हुए जो विकास रह गए हैं उस विकास कार्य को पूरा करने में हमको जितना क्षमता है, लगन है, बुद्धि है, उस चीज को मैं पूरा लगाऊंगा। बंधु मैं आप लोगों से एक वादा करना चाहता है कि आप लोगों के बीच में पूर्व की भांति नेता बन के नहीं, एक बेटा और भाई के बन के रह के आप लोग को हम सेवा करना चाहते हैं। बंधु मधुबनी से दूसरे प्रत्याशी वीआईपी पार्टी के तरफ से चुनाव लड़ रहे बद्री पूर्वे ने सिमरी में एक बैठक की। मधुबनी से वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे बद्री पूर्वे ने सिमरी में एक बैठक की। बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की जो वो जी जान से इस चुनाव में जुट जाए और भारी मतों से विजय दिलाने के लिए कमर कस लें। सिंहवाड़ा प्रखंड के महागठबंधन के साथियों का प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत समिति, पंचायत के अध्यक्ष एवं सिंहवाड़ा के जो प्रमुख लोग हैं महागठबंधन के, उन लोगों की बैठक थी। क्या लग रहा है सर, जिस प्रकार की आपकी तैयारी चल रही है, जीत के कितने करीब हैं? हमें विश्वास है कि मधुबनी के मतदाता मालिकों का हमें इतना प्यार मिल रहा है, इतना समर्थन मिल रहा है, हमें उम्मीद है कि मैं 2 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल करूंगा। आप ही के महागठबंधन से 2 बागी प्रत्याशी वहाँ खड़ा हो चुके हैं जो कि टक्कर आपको दे रहे हैं, क्या कहेंगे? आखिर महागठबंधन में क्यों इस तरह का? महागठबंधन काफ़ी मजबूत है और यहाँ के मतदाता 2 धारा में बटे हुए हैं। अगर कहीं कोई निर्दलीय प्रत्याशी या किसी छोटे दल के प्रत्याशी यहाँ अगर खड़े हैं तो उनका इस चुनाव में कोई औचित्य नहीं है। लोग 2 धारा में ही बट करके वोट करेंगे, ये हमें विश्वास है। सचिन और कांग्रेस कितना घाटा हो सकता है? हमें तो कहीं कोई घाटा दिख नहीं रहा है और न ही उन्हें मतदाता पसंद करेंगे, मतदाता उन्हें नकार देंगे और मतदाता महागठबंधन की ओर ही अपना झुकाव बना के रखे हों और महागठबंधन को ही वोट करेंगे। क्या प्राथमिकता होगी आप चुनाव मुद्दा लेकर के जाते हैं जनता के बीच? ये तो सर्वविदित बात है कि कोई भी प्रतिनिधि अगर जीत के जाते हैं तो सर्वप्रथम अपने क्षेत्र के विकास के प्रति निश्चित तौर पे सोचते हैं कि हमारा क्षेत्र कैसे क्षेत्र का विकास हो, समस्याएं जो है रोड की या शिक्षा की या स्वास्थ्य की, इन सभी में सुधार किया जाएगा। ये सब हमारी जरूर प्राथमिकता होगी। इस बार तो रोड और बिजली कोई समस्या नहीं है, क्या प्राथमिकता होगी आपकी? समस्याएं ही समस्याएं हैं। आप शायद मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के गांव-गांव में घूम के नहीं देखे हैं, वहाँ की रोडें काफ़ी जर्जर स्थिति में है। ऐसे गांव भी हैं जहां बोर्ड लगा हुआ है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। और आप शायद मधुबनी का जो स्टेडियम है उसकी जर्जर स्थिति से आप लोगों को रूबरू होना होगा। वहाँ के जो बस स्टैंड की जो स्थिति है, मधुबनी जिला का केंद्र होते हुए भी वहाँ की स्थिति बहुत बदतर है। वहाँ की जो कुछ समस्याएं हैं, चीनी मिल की जो समस्याएं हैं, हम लोग ज़रूर प्रयास करेंगे, क्योंकि रैयाम चीनी मिल के तो सभी
उसको लीज करके उसके सभी मशीनों को लगभग प्रारंभिक घोषित कर दिया गया और उसे बेच दिया गया है। लोहट चीनी मिल बचा हुआ है। हम लोग जरूर प्रयास करेंगे। मैं सांसद बनने के बाद उसे प्रयास करूंगा कि उसे किसी तरह से अच्छी तरह से उसे चालू किया जाए। ये हमारी प्रथम प्राथमिकता होगी मधुबनी के जनता के लिए। क्षत्रिय महासभा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया गया जो क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष सुरेश सिंह को फंसाने की साजिश चल रही है। क्षत्रिय महासभा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आरोप लगाया जो जिला अध्यक्ष सुरेश सिंह को फंसाने की साजिश चल रही है। नवनीत सिंह और अशोक सिंह ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा जो जिला अध्यक्ष सुरेश सिंह को बेवजह फंसाया जा रहा है। तालाही का मुद्दा है जो हम लोग के समाज के जिला अध्यक्ष क्षत्रिय महासभा के सुरेश सिंह को एक मतलब बिना गलती का बेकसूर आदमी को उसमें फंसाया गया, केस में नाम दिया गया और उस मर्डर केस है उसमें उनको अभियुक्त बनाया गया है। इसीलिए हम सारे समाज के लोग यहाँ आज महाराणा प्रताप कॉलेज पर इसीलिए बैठे हैं कि अगर वो दोषी हैं तो उनको फांसी की सज़ा दी जाए, अगर दोषी हैं तो। अगर निर्दोष हैं और तब उनको फंसाया गया है तो ये सारा समाज इनके साथ में है और सारा समाज इसके लिए आंदोलन करेगी और जब जब इस समाज की जरूरत पड़ेगी तो सुरेश सिंह के साथ में है। सत्य जो है कभी भी पराजित हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता है। तो ये सत्य है, सुरेश सिंह निर्दोष है। इसीलिए हम सारा समाज आज इस कॉलेज पर बैठे हैं और इस कॉलेज पर बैठ करके आज संकल्प लिए हैं कि जब तक उनको रिहा नहीं किया जाएगा, इस केस से बरी नहीं किया जाएगा, उसमें से उनका नाम नहीं हटाया जाएगा, हम लोग का आंदोलन होगा। ये प्रेस वार्ता बुलाया गया है कि हम दरभंगा जिले के अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के हमारे कर्मठ जुझारू कार्यकारी अध्यक्ष श्री सुरेश प्रसाद सिंह का अन्याय रूपी हत्या में दोहरा हत्याकांड जो ताड़ालाही में हुई है उसमें गलत तरीके से नाम जोड़ दिया गया है, जो कि हमारे पास क्लिपिंग भी है और प्रशासन इसको सॉर्ट आउट कर सकती है अपने तरीके से। वो मोबाइल का एड्रेस लोकेट करे, जैसे भी हो उनका नाम हटाया जाए। हम उनसे आग्रह करते हैं कि वो कहीं भी नहीं है और आग्रह के अनुसार उनका नाम हटाया जाए। अगर प्रशासन हमारी मदद नहीं करती है तो हम दरभंगा जिले के जितने भी युवा क्षत्रिय तुर्क हैं सभी हमको भूख हड़ताल पे बैठनी पड़ेगी। हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, आंदोलन करेंगे और जब तक उनका नाम नहीं हटेगा तब तक अगर भूख से जान देनी पड़े तो हम जान देने के लिए तैयार हैं। लोहरसारी चौक पर जो घटना घटी है हम पूरे जिम्मेवारी से उसका निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। ये घटना निंदनीय है। इसके साथ में और कहना चाहता हूँ, इससे पूर्व में जो तारालाही में घटनाएं घटी थी, सुनील सिंह की हत्या की गई थी, उसका भी मैं पूरे जिम्मेवारी से और पूरे समाज की ओर से उस घटना का भी हम लोग निंदा करते हैं। सर्वप्रथम बात यह है कि अगर न्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना जुर्म है तो यही जुर्म सुरेश सिंह किए हैं कि अन्याय जब सुनील सिंह के साथ हुआ तो उसमें उन्होंने इस क्षत्रिय समाज की ओर से जोरदार आवाज़ उठाए कि इस घटना में जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए और यही घटना का राजनीतिकरण करके, इस घटना का राजनीतिकरण करके और इस घटना से जो अभी वर्तमान में घटनाएं घटी है उसको साजिश के तहत हम कहते हैं कि प्रशासन के पास इतना इंस्ट्रूमेंट है, इतना व्यवस्था है कि वो चाहे तो 1 घंटा के अंदर में दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता है। अगर प्रशासन चाहे तो इस बात का भी पता लगा सकता है कि सुरेश सिंह उस समय कहाँ थे। अगर इस बात से हम लोग पूरा आहत हैं। हम अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज का काम क्या है? किसी का भी साया बनना, किसी को भी छत्र छाया प्रदान करना। हम एक वर्ग के लिए नहीं है, हमारा समाज सभी वर्ग को छत्र छाया प्रदान करता है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता जो तारालाही में जो हत्याकांड हुआ, उस हत्याकांड में जो विवाद उठा, निश्चित रूप से सुरेश सिंह ही नहीं, जो घटना घटी सुनील सिंह के हत्या में, पूरे हर वर्ग, हर समाज, हर राजनीतिक दल की इसको निंदा करना चाहिए। बगैर निंदा किए हुए, बगैर इस घटना की सच्चाई जाने हुए सरकार के कुछ प्रशासन में कुछ लोग बैठे, उन लोगों ने अपराधी तत्व को संरक्षण दिया, संवर्धन दिया और उतना ही नहीं और उसको बेल पर वो स्वतंत्र रूप से घूम भी रहा था।
तो और निश्चित रूप से समाज के जो संगठन चलाते हैं, समाज में कुछ साकांक्ष लोग होते हैं, वह इस घटना की निंदा भी करते हैं और सरकार और सिस्टम में उस बात को रखते भी हैं। अगर सिस्टम में रखना, सरकार में रखना, अगर यह लोकतंत्र में अपनी आवाज़ को उठाना यह अगर गलत है तो समझिए जो करने वाला काम है वो सब लोग गलत है। तो निश्चित रूप से सरकार के सिस्टम के द्वारा जो भी कार्य घटना घटी है उस घटना के का स्वच्छ ढंग से उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष सुरेश प्रसाद सिंह को गलत तरीके से और एक मर्डर केस में फंसाने के लिए, तारालाही के मर्डर केस में फंसाने का जो षड्यंत्र किया गया है, उसी संदर्भ में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। आपको विदित होगा कि 2-3 महीना पहले सुनील सिंह का तारालाही में हत्या किया गया था। उस संदर्भ में वहाँ के लोग आए थे हमारे क्षत्रिय समाज में, तो हम लोगों ने प्रशासन को इसके लिए दबाव दिया और क्या कहते हैं हम लोग जो है सो उसको अरेस्ट करवाए। उसी का बदला लेने के लिए साजिश के तहत एफआईआर, जो पहला एफआईआर हुआ उसमें कहीं भी सुरेश सिंह का नाम नहीं था, जिसका हर पत्रकार लोग जो लिए तो उसमें आपको मिल जाएगा। लेकिन एक दिन बाद फिर साजिश के तहत अव्वल मुदाला हुकुम दहिंदा करके उसको फंसाया गया है। SCS न्यूज के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहें SCS न्यूज। नमस्कार।